ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ चुके थे लेंस का, और आज हमें स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। चलो लिखते हैं, तो स्टार्ट करो लिखना, रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस, रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। ठीक है, यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस, एक्चुअल में होगा क्या कि लेंस है बहुत पतला हमारे पास, ठीक है, तो जो भी हम रिफ्रैक्शन यहाँ पे कराएंगे वो कैसा होगा? सरफेस के साथ रिफ्रैक्शन होगा। कहाँ से होगा? सरफेस से। पूरे लेंस के साथ रिफ्रैक्शन नहीं कराएंगे हम, लेंस की सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे वो सुनो। होता क्या है कि जैसे हमने मान लिया ये कोई एक लेंस है, कौन सा लेंस है बताओ जरा? कॉन्वेक्स लेंस है। इसको क्या कहते हैं? और अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, सुनते जाना बस। लेंस की इस सरफेस को मान लिया P1, लेंस की इस सरफेस को मान लिया P2, ठीक। लेंस की जो थिकनेस है उसको कितना मान लिया? T मान ले रहे। थिकनेस को कितना मान ले रहे? स्मॉल t मान ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है O, इससे लाइट चली इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि लेंस के चारों तरफ का मीडियम भी अलग अलग है, N1, N3, और लेंस का जो खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लेते हैं N2, ठीक है। और इसमें ये चारों तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1, N3 मान लिया। समझ गया ना? एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चली फर्स्ट सरफेस पे, जब वो टकराई तो हमने ये माना कि जब सेकंड सरफेस ना होती, अगर सेकंड सरफेस ना होती तो इसकी जो इमेज है वो कहीं इधर बन जाती, जाके लाइट यहाँ टकराती, तो जो इसकी इमेज है वो यहाँ बन जाती। इसको आई डैश मान ले रहे, ठीक है। लेकिन जो ये इमेज बनी, अच्छा हमने माना क्या है यहाँ कि सेकंड वाली सरफेस है ही नहीं, लेकिन वो तो है रियल में। तो जो ये इमेज बनी है, ये इमेज इस सेकंड वाली सरफेस के लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट के। जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि हमें सामने वाले मिरर पे अपने पीछे के बाल नज़र आते हैं, तो ये कैसे होता है? वो एक दूसरे के लिए इमेज बनाते हैं। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही। समझ गए बात को? तो क्या सिचुएशन होगी? एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ कहीं बन जाएगी, तो ये बन गई एक और इमेज जो कि फाइनल इमेज है आई। हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज आई पे बनी है, ठीक है। जो आई डैश है वो तो एक बीच में बन गई थी धोखे से इमेज। समझ गए ना बात को? जैसे मान लो दो मिरर रखे हैं, ऐसे दो मिरर रखे, मान लो मिरर, इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखी, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट ही है, दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम रिफ्लेक्शन तो एक से ही कराएंगे पहले। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमने मान ली कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट बन गई तो होगा क्या कि इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। अब ये बनाएगा तो इसकी जो इमेज बनाएगा ये वाला मिरर, वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाले मिरर के लिए यही ऑब्जेक्ट नहीं होगी, इसकी जो इमेज इसने बनाई थी वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। उसकी इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यही होता रहता है, यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो u है, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमने फर्स्ट वाली सरफेस से ये डिस्टेंस u मानी है। जो ये इमेज बनी, ये फर्स्ट सरफेस से इमेज बनी है। ये इमेज किसने बनाई थी? पहली सरफेस ने। तो ये जो डिस्टेंस होगी इमेज की, वो कहाँ से कहाँ होगी? v डैश, पहली सरफेस से i डैश तक की डिस्टेंस। अब ये इमेज सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही, तो ये जो इमेज बनी वो सेकंड वाली सरफेस से बनी, हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? इसको हम v मान ले रहे हैं। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है इतनी बात में? इसको फिर इससे u नहीं मानेंगे। किसको? u एक ही रहेगा। u तो एक ही है ना। मेन ऑब्जेक्ट कौन सी थी? मेन ऑब्जेक्ट तो ये वाली है, और मेन इमेज ये वाली है। ये तो टेम्परेरी इमेज है जो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा, रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक्चुअल में बिहेव कर रहा, ट्रीट कर रहा कि ऑब्जेक्ट हो,
शायद उसको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, बट रियलिटी है ही नहीं वो। समझ गए? ये रे डायग्राम का फंडा होता है ऐसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं रिफ्रैक्शन का। तो क्या फॉर्मूला आएगा वो सुनो। रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P1, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P1। हम P1 सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम सबको पता है, N2 अपॉन क्या होता है V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R होता है ये फॉर्मूला। अब यहाँ N2 जो है वो N2 ही है, N2 की जगह तो N2 ही है, तो N2 की जगह N2 है, अपॉन में V क्या है। इस सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनी थी, कितनी डिस्टेंस है वो, अरे आई डैश तो नाम है, इससे कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनी थी, V डैश पे, तो V की जगह क्या हो जाएगा V डैश माइनस N1 की जगह N1 ही है, ऑब्जेक्ट जहाँ रखी है तो N1 ही होगा, और U क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी मानी है, U ही मानी है, तो ये U ही रहेगा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत इतनी बात में है, दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सही चल रहा मामला, हाँ अब ठीक चल रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाली सरफेस के लिए। तो रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P2, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P2। तो P2 सरफेस से रिफ्रैक्शन अगर हम कराएंगे तो फॉर्मूला तो वही होता है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। फॉर्मूला तो वही है। अब यहाँ बताओ N2 की जगह कितना आएगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ था इस सरफेस से, तो आगे वाले का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स लिया। अब यहाँ पे हम सरफेस से ये वाली सरफेस का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ले रहे हैं, तो इसके आगे वाले का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आएगा, तो इसके आगे वाले का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या है N3। फिर से सुनो, जब हमने सरफेस P1 ली तो P1 के आगे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम सरफेस P2 ले रहे हैं तो P2 के आगे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N3। इमेज कहाँ बनी V पे माइनस सॉरी N1 है ये। अब N1 कौन सा होगा, सुनो, जब हमने P1 सरफेस ली थी तो N1 था सरफेस के लेफ्ट वाला पोर्शन, अब हम P2 सरफेस ले रहे हैं तो N1 क्या होगा P2 के लेफ्ट वाला पोर्शन N2 होगा, तो N1 की जगह क्या आ जाएगा N2, और U की जगह सुनो, ये इमेज सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट थी, लेकिन ये जो V डैश डिस्टेंस है वो पहली सरफेस से है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए दूसरी सरफेस से, तो इसमें से इतना माइनस कर दो, नहीं है बस, तो क्या हो जाएगा V डैश माइनस T नहीं हो जाएगा, और इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन R2। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, हेडिंग में लिखा है थिन लेंस, यानी लेंस बहुत पतला है तो उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, तो हम लिख सकते हैं V डैश माइनस T जो है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा V डैश ही हो जाएगा। V डैश बड़ा होगा T से, T बहुत कम होगा ना, थिन लेंस है, पतला सा लेंस है, तो क्या लिख सकते हैं N3 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन R2। इसको हम लोग ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत बताओ, इतनी बात में कोई समस्या आ रही, अरे बोलो करो, बोलो बोलो, सही चल रहा ना सब मामला, ठीक है। तो अब मामला अगर सही चल रहा है तो हम क्या करेंगे बताओ, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करे दे रहे हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को ये जो आई डैश है या ये जो V डैश है ये तो मिल गया धोखे से, टेम्परेरी है, इसको हटाएंगे। तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो होगा ये N2 अपॉन V डैश माइनस का N2 अपॉन V डैश प्लस का कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा N3 अपॉन V, N3 अपॉन V माइनस यहाँ क्या बचेगा N1 अपॉन U, क्या बचेगा N1 अपॉन U, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा N3 माइनस N2 अपॉन N3 माइनस N2 अपॉन R2 और प्लस N2 माइनस N1 अपॉन R1, N2 माइनस N1 अपॉन R1 आएगा कि नहीं आएगा। कोई डाउट किसी को इतनी बात में, बोलो, नहीं है ना, ठीक है, क्लियर होगा। ये नीचे कैप्चर हो रहा है, देखो जरा, इतना इतना ठीक,
तो इतना क्लियर हो गया ना सबको। अब अगर हम मान लेते हैं इफ़ u इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी तो v इज़ इक्वल टू f, कहने का क्या मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी होती तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। अरे बनती कि नहीं बनती? तो बस इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, n3 अपॉन v की जगह f माइनस ये पूरी क्वांटिटी तो ज़ीरो ही हो जाएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो इसको लिख ही नहीं रहे, हटाओ इक्वल, ये ऐसे ही रहेगा n3 माइनस n2 अपॉन r2 प्लस n2 माइनस n1 अपॉन r1, तो ये आ जाएगा ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत है? अब इसमें करना क्या है हमें, अब वो आगे सुनो। इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब सुनो, अब होगा क्या कि जो लेंस है, अभी हमने लेंस के चारों तरफ का मीडियम अलग अलग माना है, ठीक। अब हम लेंस के चारों तरफ का मीडियम सेम मान रहे और मान कौन सा रहे, एयर। कौन सा मीडियम मान रहे हैं, एयर मान रहे। तो क्या हो जाएगा, इफ़ n1 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू 1, काय के लिए होता है, एयर के लिए होता है नहीं होता है? तो n2 को n2 ना कह के सिर्फ n कह दो, क्या दिक्कत है? अब क्यों n कहेंगे, n2 कहेंगे, सिर्फ n कह देंगे भाई, n1 n3 तो बचा नहीं, n कह दो उसको, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। तो n3 की जगह कितना आएगा, 1 अपॉन में, तो 1/f इज इक्वल टू n3 की जगह n2 की जगह अपॉन r2 प्लस फिर n-1 अपॉन, इसमें से हम माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो ये n-1 अपॉन r1 तो एज इट इज़, माइनस कॉमन किया सो n-1 बचेगा ऊपर भी, ये आ जाएगा। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ से n-1 को भी कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचा है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है जिसका नाम होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी इसका आता है बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। क्या हो गया, पूरा डेरिवेशन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो रेडियस पे, दूसरा उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जिससे वो लेंस बना है, n। बात समझ गए? तो अब इनकी डिपेंडेंसी किस तरह से होती है तो अभी देखेंगे, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। किस तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो भी देखते हैं, पहले इसको नोट करो फटाक से, जल्दी करो नोट। चलिए भाई, तो नोट तो हो गया होगा सबका, इसको हटा दें, साफ कर दें, ठीक है। नहीं, ठीक है भाई, चलो इतना पोर्शन अभी लिखा रहेगा क्योंकि इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला भी काम आएगा। इस फॉर्मूले से बच्चों देखो एक चीज़ है, हमें ये क्लियर हो जाता है, अभी बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन किन चीज़ों पे? एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, लिखो क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस depends on radius of curvature and refractive index of the material, refractive index of the material of lens। क्लियर हो गई इतनी बात समझ गए? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, अब हमें वो देखना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया?
इसी पे देखो अभी बताया ना कि फोकल लेंथ रेडियस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करता है वो देख रहे हैं। तो डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म आएगा शायद, है ना। तो देखते हैं क्या आता है, क्या होता है आगे। तो रेडियस का मतलब है, सबसे पहले अगर हम लेके चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का एक नाम और होता है, क्या कहते हैं उसको, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब सुनो, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस मान लिया, ये रेडियस को R1 ले लेते हैं, इस रेडियस को R2 ले लेते हैं। बताओ जरा R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? R1 कैसा होगा, नेगेटिव क्यों होगा? एक होता नॉनसेंस, एक होता है महा नॉनसेंस, एक होता है दर नॉनसेंस, हाँ एक होता है किंग ऑफ नॉनसेंस। R1 के लिए जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा सर्किल। भाई ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में ही तो R1 के लिए रेडियस आएगी, ये होगी R1, नहीं होगी। और R2 कहाँ जाएगा, R2 जाएगा इधर जाएगा, तो यहाँ पे R1 जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो R2 है वो कैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 1/R1। R1 पॉजिटिव है तो प्लस का ही रहेगा, एक माइनस ऑलरेडी था, R2 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये R2 हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात पता होगी कि n जो होता है वो हमेशा तो 1 से बड़ा ही होता है। कोई भी, अरे रिफ्रैक्टेड है हमेशा 1 से बड़ा होता है, एयर का होता है 1, वैसे वैक्यूम का होता है, एयर का हल्का ज़्यादा होता है 1.000 समथिंग कुछ, ठीक है। तो वैक्यूम का 1 होता है। अब वैक्यूम ज़्यादा रेयर, मीडियम क्या होता है, कुछ नहीं। तो n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होगी मान के चलो। अरे कम से कम भी लोगे तो 1 तो होगी, 1 से छोटी तो होगी नहीं। तो ये n-1 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी प्लस का ही आ गया, प्लस रहेगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो फोकल लेंथ जो है वो कैसी हो जाएगी फाइनली। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा, बात समझ गए, कोई डाउट? अब हम बात करते हैं सेकंड लेंस की। तो सेकंड लेंस हमारा कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस है हमारा, सेकंड वाला ले लेते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस में क्या हो सिचुएशन होगी, ऐसा होगा कॉनकेव लेंस, अरे बोलते रहा करो, होगा। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, तो बताओ जरा R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? समझ गया ना। अरे लेफ्ट में बनेगा स्फीयर, तो R1 यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और जो R2 है वो यहाँ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, होगा कि नहीं। लेंस मेकर फॉर्मूला हमको पता ही है, निकाला था ना अभी, तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, रखो वैल्यू। तो क्या हो जाएगा देखो, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/R1। R1 कैसा है, नेगेटिव है, तो इधर आ जाएगा माइनस R1, और ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और ये प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, होगा। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन करें, तो जब इसमें से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा n-1, माइनस कॉमन आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा। अरे मूर्खों, अरे ये इधर थोड़ी आएगा, ये माइनस आएगा, इधर आएगा कि नहीं, तो बस ठीक है। अब n-1 जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस का है लेकिन माइनस तो जिंदा रहेगा ना, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो हमें पता चलता है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। बात समझ गए। एक और बचा है, कहीं जगह है, लिखते हैं, देखो यहाँ थर्ड वाला। जैसे कोई अगर हमारे पास, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह का होता है, इसकी एक सरफेस प्लेन होगी और एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी। तो हम इस सरफेस की रेडियस को R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस को R2 मान लेते हैं। अब बताओ
R1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा तो हम उसको R ले लेते प्लस का, और R2 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत बड़ा स्फीयर बनता है। एक कोई भी स्फीयर तुम देखो उसका बड़ा छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में सोच के देखो रेडियस कितनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्फीयर जो बनेगा वो कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। तुम कहीं जाते हो तो तुम्हें सीधी लाइन तो दिखाई देती, लेकिन अर्थ गोल है। बात समझ गए? अर्थ गोल है, लेकिन हम जाते हैं तो सीधे ही तो जाते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन अर्थ गोल है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है कि उसका कोई छोटा सा पोर्शन जिस पर हम मूव कर रहे हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन ही समझ में आता है। समझ गए वो बात को? तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? फॉर्मूला वही है हमारे पास, तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1, r1 प्लस का है, माइनस 1/r2, r2 कैसा है? इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है ये। आ गया है? हाँ या ना? तो ये जो फॉर्मूला आया है वो किसके लिए आया है? प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आज हमने देखा डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें एक डिपेंडेंसी और बचा हुआ है, डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके।